तो हम लोग जब वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा ने जब एक रास्ता तैयार कर दिया यूरोप से भारत पर, अब उसके पीछा करते हुए यूरोपीय में एक होड़ मच गई भारत या पूर्वी देशों की ओर आने का। मकसद था सिर्फ मसाले का व्यापार शुरुआती दौर में, क्योंकि वास्को डी गामा जब यहां से मसाला तकरीबन 1 साल भारत में रुका था, यहां से जब मसालों को लेकर के वापस लौटा पुर्तगाल और अपने मसालों को यूरोप के बाजारों में बेचा, तो आने जाने का खर्च काटकर उसको 26 गुना ज्यादा प्रॉफिट, आना जाना मिला के 60। अब जरा अनुमान लगाएं, यूरोप में कोई वैसा व्यापार ही नहीं था जो इतना प्रॉफिटेबल हो। इस चीज की जानकारी जब यूरोप के व्यापारियों को हुई, और यूरोप तो उस समय व्यापार पर ही था, तब उनमें एक मनसा हुई कि हम भी चलते हैं पूर्वी देशों की और हम भी मसालों का व्यापार करें। तब उनका पीछा करते हुए डच आए, अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाल भारत में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत से बाहर भी वह निकल, और भारत के निकट में जो द्वीपीय देश थे उन पर वह वहां से वो व्यापार करने की कोशिश कर रहे। इसी सिलसिले में वे हिंद चीन के देशों में, हिंद चीन का मतलब है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों को मिलाकर के हिंद चीन नाम दिया। हिंद चीन इसलिए कि इस द्वीप का 2 राज्य टोंकिन और अन्नाम, ये 2 राज्य ऐसे थे जिस पर प्राचीन काल से ही चीन का प्रभाव था। शी हुआंगटी जिसने चीन के विशाल दीवार का निर्माण करवाया था 3री शताब्दी में, वही 3री शताब्दी ईसा पूर्व, वही शी हुआंगटी इस अन्नाम और टोंकिन के राज्यों पर अधिकार कर लिया। यानी आप मान करके चले कि ये दोनों राज्य हमेशा किसी न किसी रूप में चीन के करदा राज्य रहे। जब भी चीन में कोई ताकतवर राजा होता था, इन पर कब्जा कर लेता था, यहाँ से टैक्स वसूलता था, और जब उन शासकों की कमजोरी होती थी, कमजोर पड़ते थे, तो टोंकिन और अन्नाम फिर से स्वतंत्र हो जाता। ये सिलसिला इनका चलता है। कहने का मतलब कि टोंकिन और अन्नाम पर चीन का प्रभाव पूरी तरह से, जबकि लाओस और कंबोडिया ये 2 ऐसे क्षेत्र थे जिस पर भारत का प्रभाव, खासकर 4वीं शताब्दी से ही भारत के कुछ लोग, कहा तो जाता है कि प्राचीन काल में जो साधु संत थे, वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, चाहे वैष्णव धर्म हो या शैव धर्म हो, प्रचार करने के लिए नाव की सहायता से वे उन द्वीपों पर पहुंचे थे। और वहीं 4वीं सदी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई, जिसके नाम पर कंबोडिया हुआ। ये कंबोज राज्य, लाओस और कंबोडिया पर पूरी तरह से भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। धर्म, रहन सहन, कपड़ा या संस्कृति के जो और भी अंग होते हैं, आज भी आप उन द्वीपीय देशों में जाएं, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या लाओस, कंबोडिया, तो भारतीय संस्कृति आपको बहुत आयत है। धर्म उन्होंने दूसरा अपना लिया, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, और वहाँ के अधिकांश जो मूल निवासी हैं वे मुस्लिम हैं। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया में है मुसलमानों, लेकिन वह जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी, रामायण महाभारत, वो आज तक उनके महलों में, मुस्लिम शासकों के महलों में आज भी वो मंदिर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, इनकी मूर्तियां हैं।
और बजाता वही मुस्लिम शासक प्रतिदिन उनकी आरती करते हैं, उनका भोग लगाते हैं और रामलीला वगैरह आज भी किया जाता है। यानी कि भारतीय संस्कृति को आज भी वो छोड़े नहीं, धर्म भले ही छोड़ दिया, रहने का तौर तरीका आज भी नहीं। कहने का मेरा मतलब यह था कि यह एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर दोनों देशों का सांस्कृतिक प्रभाव था, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भारत, और इसी कारण से इस क्षेत्र को हिंद चीन नाम रखा गया। इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है करीब करीब 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर मान करके चलिए ये पूरा क्षेत्र। अब पुर्तगालियों को यहाँ आने का मकसद यह था, उसका दो कारण, एक इंग्लैंड पर अंग्रेजों का राज, भारत में अंग्रेजों का राज। तो यहाँ इन दोनों क्षेत्रों में यदि हम कमजोर पड़ते हैं युद्ध में या व्यापारिक स्थिति में, प्रतिद्वंदिता में, तो उस स्थिति में इन द्वीपीय देशों से या क्षेत्रों से हमको व्यापार करना सुरक्षित रहेगा। ये पुर्तगालियों का मकसद था। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने खास करके भारतवर्ष में धीरे धीरे करके इन्होंने फ्रांसीसियों को भी पराजित किया, पुर्तगालियों को भी पराजित किया और डच को भी पराजित किया। भारत में पुर्तगाल सिर्फ गोवा, दमन, दीव तक रहा, जो 1961 तक रहे। आजादी के बाद 1961 में जाकर के जो पहली हमारी सरकार थी वह सेना भेज करके इन पुर्तगालियों को भगाया। इसमें डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस, इन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ किया, वहाँ की जनता को गोलबंद किया और फिर भारतीय सेना गई, तब जाकर के वहाँ से भागे पुर्तगाली। इन क्षेत्रों में आज भी जाएं, चाहे पौंडीचेरी हो, गोवा, दमन, दीव हो, तो यूरोपीय संस्कृति में देखें, लगेगा ही नहीं कि हम भारत में। गोवा हम गए हैं, वहाँ की संस्कृति हम देखे हैं, गजब, माने जो विदेशी संस्कृति होती है रहने सहने का, सब उसी टाइप का। फिर पुर्तगालियों को देखा जाए कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भी इन द्वीपीय देशों की ओर बढ़े, तो अंग्रेज तो वहां ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, फ्रांसीसियों का झुकाव हिंद चीन में हो। फ्रांसीसी जब वहां पहुंचे तब इन्होंने सोचा कि टोंकिन और अनाम से लेकर के लाओस और कंबोडिया तक हम अच्छी तरह से, हाँ गुरु, हाँ स्टाम्प पेपर होता है, फ्रांसीसियों ने अब यहां से कोशिश की व्यापार करने का। सबसे पहले टोंकिन और अनाम से इन्होंने शुरू, लेकिन धीरे 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 चल करके 18वीं सदी के अंत तक ये पहुंच गए कंबोडिया और लाओस तक। तो अब फ्रांसीसियों का पूरा ध्यान पहले तो व्यापार पर था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने टोंकिन और अनाम में सैनिक संधि करनी शुरू, यानी अब हमारी सेना रहेगी। अब जब सेना रहने लगी तो मकसद तो लोग धीरे धीरे समझ रहे थे, लेकिन करते क्या, शासक ने संधि कर ली। पहले फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के किनारों से शोषण करना शुरू किया। हिंद चीन एक ऐसा जगह है जहां मैदानी भागों में धान की खेती होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में रबर की खेती होती है। रबड़ नहीं होता है, रबर होता है। तो अब मैदानी भाग तक इनको पहुंचना जरूरी था,
जहाँ से ये धान की खेती कर सके, ले सके। लेकिन धान की खेती जो हो रही थी वो पिछड़ापन में थी, क्योंकि सिंचाई का साधन नहीं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका उपयोग किसान नहीं कर पाते थे। अब फ्रांसीसियों ने इन किसानों को लुभाने के लिए तरह तरह के फर्टिलाइजर्स लाए, खेतों तक पहुंचने के लिए सड़कें बनवाई, फिर धीरे धीरे इन्होंने रेलवे का जाल बिछाना शुरू कर दिया। पूरा क्षेत्र रेलवे और सड़कों से भर गया। ये फ्रांसीसियों ने अपने मकसद के लिए किया था, हिंद चीन के लोगों की सहायता करने के लिए नहीं। यही कारण है कि 1931 तक वियतनाम दुनिया का तीसरा बड़ा चावल का निर्यातक देश था। हम आयात करते थे वहां से, हमारे यहाँ आयात होता था। ये तो 1960 में जाकर के जब हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवोल्यूशन, और गेहूं धान की पैदावार बढ़ी, भयानक रूप से बढ़ी, तब जाकर के हम इंपोर्ट करना बंद कर दिए। न तो 1931 के बाद तक, और 31 के बाद तक क्या, आज़ादी मिलने के बहुत बाद तक हम तो वह गेहूं मंगाते थे जो अमेरिका में सुअर खाता है। अमेरिका वही हमको देता ही था, सुअर से ज्यादा बड़ा तवज्जो तो हमको देता नहीं था, लेकिन हमको मजबूरी थी। आप लोग को तो याद नहीं होगा, बचपन में हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में जाते थे तो दारा खिलाया जाता था। दारा समझते हैं? खाए हो कभी? नहीं खाए हो ना? आप लोग कहाँ से खाएंगे? आप लोग तो चाट खाते हैं और मसाला डोसा खाते हैं और क्या क्या जो अभी मिलता है खाए। हम लोग के बचपन में ये मजबूरी थी, कोई शौक से नहीं बजाता। सरकारी सप्लाई होता था, बोड़ा के बोड़ा दूध पाउडर और दाल यही खिलाया जाता था। मिलता नहीं था, किसी के पास खाने के लिए था। अरे जानवर को खिलाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता था भाई, तो भारत सरकार ये इंपोर्ट करती थी, बाहर से मंगाना पड़ता था। भारत में होता नहीं था। 11 साल तक तो लगातार अकाल पड़ता था। हम बचपन में देखे हुए हैं, जिनोरा हमारे यहाँ होता था, मक्का होता था। धान यदि रोपा भी गया ना तो सूख जाता था, पटवन का कोई साधन नहीं। तो सोचो कि उस स्थिति में भारतीय जनसंख्या के सामने कितनी बड़ी मुसीबतें थी। शकरकंद होता था तो कितना होगा? कई लाख टन होगा कि पूरे देश में खा लेगा? से बताओ। अरे कुछ ही ना होगा, 2-4-10 पसेरी, 2-4-10 मन होगा। जिनोरा खाता था, मकई खाता था। जिनोरा कैसे खा रहे हैं? कैसे खाता था से छोड़ो, अरे आदमी को तो छोड़ दो, जानवरों तक को यहाँ से भगाना पड़ता था। बचपन में हम लोग जब मामू के यहाँ से चूड़ा आता था, चूड़ा सकरात से पहले, तो हम लोग खुशी से नाच उठते थे। अब चूड़ा चले। मेरे गांव में मेरा घर छोड़कर किसी और के घर में चावल नहीं बनता था, रोटी नहीं बनती थी। बस अनुमान लगा लो। और बहुत से घर ऐसे थे जो जाड़े के दिनों में बैर और माठा करके जिंदगी गुजारते थे। समझ रहे हो कि क्या गरीबी थी? वही लोग को भेजा गया स्वामी जी के संस्थान में पढ़ने के लिए संस्कृत। वही लोग आज बड़का बड़का विद्वान बने, बहुत बड़े बड़े विद्वान बने उसमें। तो ये गरीबी थी। हमारे गोतिया के लोग घर छोड़ करके भाग रहे थे, ताला लगा रहे थे घर में। हमारे एक बाबा थे, शिक्षक थे प्राइमरी स्कूल में, उनको जानकारी हुई, वही घर के मालिक थे, तो दौड़े दौड़े उसके पास गए। बोले कि कहाँ जा रहा है? बताया कि हम दीदी के यहाँ जा रहे हैं। बूढ़िया उनकी बहन थी। कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है जाने की, आप रहिए, आप हमारे यहाँ सुबह शाम खाना खाइए। हमारे घर की एक स्थिति अच्छी ये थी कि हमारे 3 बाबा थे, तीनों नौकरी में थे, और मेरे पिताजी नौकरी में, मेरे एक चाचा नौकरी में। 5-5 लोग जिस घर में नौकरी कर रहे हो उस घर में खरीदा करके आराम से आ जाता था। लेकिन गांव के और लोग, एक प्रॉब्लम था भाई, तुम लोग बहुत अच्छे समय पैदा लिए, गरीबी नहीं देखी आप लोग।
पूरे चाट में रहा ये लोगों के पास ये स्थिति थी ना बाबू कि जब शादी होती थी लड़का के ना तो गांव से देहात से कपड़ा मांग करके आता था और वही कपड़ा पूरे गांव में चलता था, शेरवानी उसको कहते थे, और वही पहन करके लड़का जाता था ससुराल। वहां से आने के बाद फिर उसको जो के तो रख दिया जाता फिर किसी और की शादी होगी तो हो जाएगा। जूता और साइज कौन देख रहा है यार? उस समय कोई साइज देख रहा था? जुटना तो मुश्किल था। बस तुम अपने गांव में पूछना कि कितने लोगों के पास जूता और चप्पल था। कुर्ता कांधे पर और जूता हाथ में। मान लो कि कहीं जा रहे हैं कुटुंब के यहाँ तो हाथ में जूता उठाते थे, कुर्ता कांधे पर रख लेते थे। अब गांव के पास जब पहुंचना होता था ना तब समझ रहे हो? ये सब तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि हमारे यहाँ क्या गरीबी थी। आज लोग कहता है कि जो भजपैयन है कि नेहरू जी ने क्या किया था। नेहरू जी के जब आजादी मिली तो नेहरू जी के हाथ में कौन सा भारत मिला? यही भारत मिला था। वस्त्र तन ढकने के लिए नहीं था लाखों करोड़ों लोगों के पास, वहां से निकालना था हमको। शिक्षा नहीं थी, गांव में नहीं 10 कोस में एक आध गो लोग पढ़ा हुआ होता था। चिट्ठी कहीं से कोई आ गई, चिट्ठी की एक बात बता रहे, मेरे ही गांव की एक कहानी। बेटा गया पढ़ने, उसको लग गया चपरासी की नौकरी। चपरासी की नौकरी लगी तो टेलीग्राम, उस समय टेलीग्राम चलता तो खुशी में टेलीग्राम दिया। सोचा कि से चिट्ठी तो बहुत बाद में मिलेगी, डाक सिस्टम था, चिट्ठियाँ लेट से भी आती थी, कभी कभी चिट्ठी बीच से ही गुम हो जाती थी। पोस्ट कार्ड चलता था अंतरदेश, देखे हो पोस्ट कार्ड अंतरदेशी पत्र। खैर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी कि आने वाली पीढ़ियां उन सबको न जानेंगी। हम लोग यूज किए हैं तो जानते हैं, देखे हैं। तो लेकिन टेलीग्राम जो होता था से 1 से 2 दिन में पहुंच जाता था। तो उसने टेलीग्राम लिखा, टेलीग्राम भेजा। डाकिया टेलीग्राम लेकर के जब उसके घर पर पहुंचा तो उसकी माँ सुनी कि टेलीग्राम आया है तो जार बेजार रोना शुरू कर दिया। गांव के लोग दौड़े हुए आए उसके घर, गोतिया भाई वगैरह वगैरह, काहे के लिए रो रही है, काहे के लिए रो रही है? तो हमको टेलीग्राम आया है। सब लोग रो रहा है। एक आदमी जो उसमें पढ़े लिखे थे पूरे गांव में, वो कहे कि कहाँ टेलीग्राम है? देखे टेलीग्राम, देखे तो उसने लिखा था, पिताजी नौकरी मिली। अब हुआ क्या? हुआ यह कि उस समय किसी की मौत होती थी ना तो टेलीग्राम भेजा था, इसलिए कि जल्दी से सूचना मिल जाए। अब वो बेचारा जल्दी से सूचना देने के लिए टेलीग्राम भेजा तो इसके घर में लोग समझ गए कि मर गया मेरा बेटा। इतना पिछड़ापन था, वह परिस्थिति से हमारा देश गुजरा। ये तो 1960 के दशक में हमारे वैज्ञानिकों को लगाया गया, उनको सारी सहायता दी गई कि भाई कुछ करें, और तब हरित क्रांति हुआ। अब फिर तो श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, बहुत कुछ हो गया। आज तो स्थिति यह है कि हम दुनिया को 1 साल तक, पूरी दुनिया को 1 साल तक बैठाकर गेहूं खिला सकते, इतना गेहूं हम पैदा करें। लेकिन 1931 तक वियतनाम दुनिया का 3रा बड़ा चावल निर्यातक देश था और हमारे जैसे देश उससे आयात था। फ्रांस की कुदृष्टि इस पर लगी, इसमें फ्रांस का भी बहुत बड़ा योगदान था। धीरे धीरे फ्रांस अन्नाम टोंकी से बढ़ते हुए लाओस और कंबोडिया तक के क्षेत्रों पर कब्जा करता चला। अब फ्रांस के साथ दिक्कत यह हो गई कि शासन और प्रशासन चलाने के लिए
बाबुओं की जरूरत थी, कलर्स की जरूरत थी। तो कलर्स किस भाषा में, क्योंकि उनकी जो स्थानीय भाषा थी हिंद चीन, वो भाषा फ्रांसीसी नहीं समझते, फ्रांसीसियों की भाषा वो लोग नहीं समझते थे। तो एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही थी। इसके लिए फ्रांसीसियों ने स्कूल खोला, इसको टोंकिन स्कूल कर। इस स्कूल में पढ़ाई की माध्यम जो था फ्रांसीसी था, फ्रेंच। हालांकि कुछ फ्रांसीसियों ने ही इसका विरोध भी किया था, लेकिन बावजूद इसके फ्रेंच भाषा चलती रह गई। मजबूरी में हिंद चीन के विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया, पढ़ाई की, और उसमें से कुछ अच्छा रिजल्ट ला रहे। अब फिर फ्रांसीसियों को एक चिंता हो गई, अरे भाई ये तो फ्रेंच पढ़ करके और अच्छे डिग्री ला देगा तो फिर कल हमारे लिए संकट पैदा कर देगा। अब इन्होंने एक चाल चली कि स्कूल की जो फाइनल परीक्षा हो, यानी कि जैसे 10th और मैट्रिक हम लोग मानकर चलते हैं, उसमें इनको फेल कर दिया जाए। करीब 75% विद्यार्थियों को जानबूझ करके फेल कर दिया जाता था। इससे विद्यार्थियों में आक्रोश फैला और इनकी चाल को समझना शुरू कर दिया। बहुत सारे विद्यार्थी, इन्हीं में से अब बहुत सारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जापान गए। 19वीं और 20वीं सदी में जापान एक छोटा सा देश होते हुए भी बहुत तेजी से वैज्ञानिक प्रगति किया था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पंजाब का बहुत तेजी से। जब हिंद चीन के विद्यार्थी वहां पहुंचे और जापानी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने वहां के साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा ली, ये वापस पहुंच करके अपने देश के लोगों में, विद्यार्थियों में जागरूकता लाने का काम किया। तीसरी बात, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, उसमें फ्रांस भी था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। उस फ्रांसीसियों ने एक चाल चली कि यहां से सैनिक ले जाए हिंद चीन से, और युद्ध के मोर्चों पर मजदूर और सैनिक यहां से ले गए। बहुत थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके युद्ध के मोर्चों पर इन्हीं हिंद चीन के सैनिकों को सबसे आगे वाली पंक्ति में रखता था, यानी कि पहली गोली लगेगी तो वो लोग मरेंगे। फ्रांसीसी सैनिक सुरक्षित, मरने वालों में हिंद चीन निवासियों की, हिंद चीन सैनिकों की संख्या बहुत अधिक होती थी। यह खबर जब हिंद चीन में पहुंची तो इससे लोगों में फ्रांसीसियों के खिलाफ आक्रोश फैला और यह राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे ही कुछ विद्यार्थियों में एक डॉक्टर होची मिन भी थे। डॉक्टर होची मिन तो बाद में बनते हैं, 71 में उन्होंने, लगभग 71 में होची मिन कहना अपने आप को शुरू किया। एक्चुअली उनका नाम था न्यूगन आई को। न्यूगन भी नहीं कहिए, उसका एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन होता है अंगून। हाँ, हम लोग सुविधा के लिए न्यूगन कह देते हैं, लेकिन अंगून आई को ये उनका नाम था। और एक दो और भी नाम था इसी टाइप का। ये गए फ्रांस में ही इन्होंने शिक्षा ली, लेकिन फ्रांस के खिलाफ ही पेरिस में इन्होंने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी संगठन के और 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। पेरिस से ही चले गए मास्को। 1917 में दुनिया की पहली समाजवादी सरकार लेनिन के नेतृत्व में बन चुकी। मास्को की कम्युनिस्ट सरकार और उसके कार्य प्रणाली से बहुत प्रभावित हुए और उसी प्रभाव के कारण 1930 में इन्होंने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।
यही कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल करके वियतनामी स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया और न केवल फ्रांसीसियों को बल्कि फिर अमेरिकियों को भी पराजित करने का काम किया। अब फ्रांस में वापस लौटकर न्यूगन आइकोक या हो ची मिन्ह अपने लोगों में कम्युनिस्ट प्रचार, समाजवाद का प्रचार करना शुरू किया और उनका ऐसा प्रभाव हुआ कि महिला, पुरुष, विद्यार्थी, नौजवान सब लोग कम्युनिस्ट बनता चला गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और फ्रांस पर जर्मनी का अधिकार हो गया, एक संधि के तहत जापान को भी फ्रांस में घुसने का मौका मिला, लेकिन फिर जापान ने हिंद चीन पर ही कब्जा किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की कहानी है। परिस्थितियां बदलती हैं। 1944-45 तक पहुंचते पहुंचते हिटलर मुसोलिनी का पतन हो जाता है और फिर नागासाकी, हिरोशिमा पर जब एटम बम गिराया गया तो पोट्सडम घोषणा के तहत अमेरिका ने भी घुटना टेक दिया, जापान ने भी घुटना टेक दिया अमेरिका के सामने। और वही जापान जो हिंद चीन पर कब्जा करके बैठ रखा था, अब उसको धीरे धीरे हिंद चीन से निकलने पर मजबूर होना था। जब वह निकला तब अमेरिका की पैठ हो गई हिंद चीन में और यह अमेरिका की जो लड़ाई हुई हिंद चीन के साथ, तो बहुत भयानक लड़ाई हुई, जिसे हम लोग अगले क्लास में अमेरिकी लोगों के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई 1964-65 से लेकर 1974-75 तक, यानी राष्ट्रपति कैनेडी से लेकर राष्ट्रपति निक्सन तक जो लड़ाई वियतनामियों ने लड़ी, अद्भुत लड़ाई, और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने नर्स की भी भूमिका निभाई, सैनिक की भी भूमिका निभाई, कूली और मजदूर की भी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी भूमिका थी। देखो परिस्थिति आने पर तो हो जाता है। भारत में भी जब राष्ट्रवाद आया तो बहुत सारी लड़कियां थी विद्यालय की जिन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया, गवर्नर और कलेक्टर तक पर गोली मारी, गोली चलाई, मारी गई, अपने भी मारी गई इनकाउंटर में। लेकिन राष्ट्रवाद का जो प्रभाव होता है वो हिंद चीन में राष्ट्रवाद कैसे आया। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के किनारे से शोषण करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे आंतरिक भागों तक पहुंच गए, गांव देहात तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार किया। पूरे हिंद चीन में सड़कें और रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया ताकि माल ढोने में इनको सहूलियत हो और सेना भेजने में सहूलियत हो। फिर दूसरी बात, जब इन्होंने शोषण करना शुरू किया तो जनता चाहे किसी भी देश की हो, कितना भी अनपढ़ हो, लेकिन अपने शोषण को वो धीरे धीरे समझ जाती है कि कौन मेरा शोषण कर रहा है। चूंकि हो ची मिन्ह और उनके जैसे जो राष्ट्रवादी थे, जब द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक सामने आई, जिसे पढ़ करके बुद्धिजीवियों ने पूरे हिंद चीन के इतिहास और संस्कृति को जनता के बीच फैला दिया और ये समझाने में सफल हुए कि हमारा शोषण, हमारे देश का शोषण फ्रांसीसियों द्वारा खूब किया जा रहा है। कैसे कैसे किया जा रहा है, ये सारी बातें उन्होंने उस किताब के माध्यम से बताई।
यहाँ जागरूकता लोगों को आए। दूसरी बात, पूरे यूरोप में एक धारणा थी, सारे यूरोपियों के दिमाग में एक ही धारणा थी, धरती पर सबसे ज्यादा सुसंस्कृत यदि कोई है तो हम यूरोप के लोग। यूरोपियों के दिमाग में एक बात थी कि धरती पर सबसे सुसंस्कृत हम हैं। चाहे अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, वो समझ रहे थे कि दुनिया को सुसंस्कृत करना हमारी जिम्मेवारी है, और इसीलिए वे अपने ढंग से शिक्षा, अपने ढंग से धर्म आदि की बात करने लगे। जैसे अंग्रेज लोग यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार करने का प्रयास किए थे, ठीक इसी तरह से फ्रांसीसियों ने भी हिंद चीन के राज्यों में ईसाई धर्म को फैलाने की कोशिश करने लगे, जबकि पूरे हिंद चीन में बौद्ध धर्म था, कन्फ्यूशियसवाद था, माओवाद, लाओत्सेवाद था, और कुछ पराभौतिक धर्म जो होते हैं, पराभौतिक मतलब भूत पिचास वगैरह वगैरह का जो धारणा लोगों में रहती है, इन सब की वे पूजा पाठ करते थे। इनके बीच जब एक नया धर्म करने की बात आई, ईसाई, तो जनता के बीच एक प्रतिक्रिया, उनको ऐसा अनुभव, जैसे भारतवर्ष में भी हुआ था, 1857 के विद्रोह का बहुत बड़ा कारण था ईसाई धर्म प्रचार। हम लोग जब पढ़ेंगे फ्रीडम मूवमेंट तो उसमें देखेंगे इसको। तब लोगों की एक धारणा बन गई कि हमारे धर्म को विनष्ट करने के लिए इन फ्रांसीसियों का प्रयास चल रहा है। इसके विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। एक चीज मान लो, आपको 10 लाठी कोई मार दे, आप बर्दाश्त कर दीजिए, लेकिन आपके धर्म पर कोई आघात करने की कोशिश करे, आप बर्दाश्त नहीं करें। हो सकता है आप पढ़े लिखे हो तो बर्दाश्त कर लेंगे, चलो इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन धर्म पर आघात हो जाए ये बर्दाश्त नहीं करते। जैसे आपका मंदिर, उस मंदिर में कोई जाकर के मांस फेंक दे या गाय जाकर के काट दे, देख लीजिए किससे दंगा हो जाता है। मुसलमानों का मस्जिद है, उसमें कोई जाकर के सूअर काट दे, देख लीजिए परिणाम क्या होता है। 1947 का जब हमारा विभाजन हुआ था देश का ना, और जो दंगा फैला था हिंदू मुसलमान में, बंगाल से लेकर के बिहार और दिल्ली तक, उस दंगा को आम जनता नहीं फैलाई थी, उसे फैलवाया गया था। इसी तरह से मंदिर में कोई जाकर के, हिंदू ही, मुसलमान नहीं, हिंदू जाकर के गाय काट दिया, और मस्जिद में कोई मुसलमान जाकर के सूअर काट दिया। किसी पानी, जहां से लोग पानी पीता था, उसमें गाय या सूअर जाकर के डाल दिया काट करके कुआं में, हो गया। यदि आपके मंदिर में एक हिंदू ही जाकर के, आपके गोतिया ही जाकर के गाय काट दे, बछड़ा काट दे, तो आप थोड़े सोचेंगे कि ये हिंदू का काम है, सीधे ध्यान जाएगा कि ये तो किसी मुसलमान का काम है। और मुसलमान के मस्जिद में यदि कोई इस तरह का काम करता है तो उसका ध्यान जाएगा कि हिंदू का काम है। अब मंदिर और मस्जिद में जब ये कत्लेआम हो जाएगा तो धर्म रहा ही नहीं, धर्म खत्म। परिणाम, जब धर्म ही नहीं रहा तो हम बच के क्या कर रहे हैं, और जब हम न रहेंगे तो 10-20 को के मार के जाएंगे। चलिए, हो गया शुरुआत दंगा। अच्छा, दंगा की शुरुआत हो एक अफवाह से भी। दंगा बहुत बड़ा कारण होता है अफवाह। थोड़ी सी यदि कहीं झगड़ा झंझट हुआ, मान लीजिए कि डाढ़ा में कहीं झगड़ा झंझट हुआ हिंदू मुसलमान, तो ये हिंदू मुसलमान में नहीं होगा, एक व्यक्ति के बीच में होगा। एक व्यक्ति मुसलमान रहेगा, एक व्यक्ति हिंदू रहेगा। अब इसको रूप दिया जाएगा हिंदू मुसलमान, यानी कम्युनिटी का, मुस्लिम पक्ष एक तरफ, हिंदू पक्ष एक तरफ। वहां से अफवाह उड़ेगा हिंदुओं को मार दिया, 2 लाश गिर गए, अभी लाठी भी नहीं चली है, लेकिन अफवाह उड़ जाएगा कि 2 लाश हिंदुओं को गिर। अब जब वहां 2 लाश गिर गई तो हम यहाँ मुसलमान को काहे बचने देंगे? 3-4 को के यहाँ हम मार देंगे।
ये ही होता है दंगा। कहने का मेरा मतलब यह होता है कि धर्म पर कोई चोट करे ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करते, ये मानव कमजोरी है। जब हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपना धर्म फैलाने की कोशिश की ताकि पूरे हिंद चीन को अपने ढंग से उपनिवेश का संचालन करे, आम जनता के बीच इसकी प्रतिक्रिया हुई और फ्रांसीसियों के विरोध करने के लिए उठ खड़े। लेकिन विरोध की शुरुआत स्कूल और कॉलेज से। स्कूल में जो इन्होंने शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया, हिंद चीन की शिक्षा को, उनकी स्थानीय जो शिक्षा थी, और अपनी शिक्षा लादने की कोशिश की फ्रेंच भाषा में। तो शिक्षक जो होते थे किताब भी छाप दिया फ्रेंच भाषा में, विषय भी दूसरी तरह के फ्रांसीसी टाइप का। तो जो शिक्षक जाते थे, हिंद चीन के शिक्षक होते थे, वे जब क्लास में जाते थे तो किताब को वो दरकिनार कर देते थे और अपनी बात छात्रों को बताते थे। यही हनोई में एक घटना घटी। स्कूल की 2 बहनों ने विद्रोह पहले किया, उनके देखा देखी और छात्रों ने भी विद्रोह किया, और फिर धीरे धीरे हिंद चीन के अन्य जगहों पर इसका फैलाव हुआ। स्कूल से लेकर के कॉलेज तक जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया फ्रांसीसियों के खिलाफ। इसको कहते हैं स्कॉलर्स रिवोल्ट। इन परिस्थितियों में फ्रांसीसियों ने अपनी सैनिक ताकत का यूज किया, बहुतों को गोली मारी, यानी पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। हनोई यूनिवर्सिटी के बंद किए जाने का एक और रिजल्ट हुआ, लोगों के दिमाग में एक बात आ गई कि हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का फ्रांसीसियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसीलिए यूनिवर्सिटी को बंद किया गया। सारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स, जिसमें लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम लड़कियों को बार बार उदाहरण देते हैं, चाहे अपना राष्ट्रीय आंदोलन हो या किसी और, उसका एक कारण हो। कारण यह होता है कि आप लोग के दिमाग में भी बात अटे कि जरूरत पड़ने पर हम लोग भी शस्त्र उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, या काकरोच देखकर ही डर के भाग जाते। देश में कभी भी कुछ भी परिस्थितियां आ सकती हैं, उसके अनुरूप हर शख्स को ढलना जरूरी होता है। हमें शिक्षा प्राप्त करने का मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं होता। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब होता है कि हम जागरूक बने, देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि देश हमारे लिए कुछ करता है। आप पढ़ रहे हैं इसलिए कि नौकरी मिलेगी, नौकरी कौन देगा? सरकार। और सरकार जो वेतन देगी वो किसका पैसा होगा? सरकार अपने बाप के घर से तो पैसा देगी नहीं, वो सरकार के पास पैसा कहां से आता है? जो हम आप सारी जनता टैक्स देती है, वही पैसा रहता है सरकार के पास, और उसी पैसे में से कुछ हिस्सा काट करके आपको सैलरी मिलता है। तो जब सरकार जो पैसा दे रही है वो जनता का हिस्सा है, तो जनता के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, जिम्मेवारी वहन करनी होगी। हिंद चीन में चाहे छात्राएं रहे या छात्र या प्रोफेसर, सभी लोग रिवोल्ट कर गए फ्रांसीसियों के खिलाफ, हालांकि कुचल दिया गया। इसी बीच डॉक्टर हो ची मिन्ह पेरिस से होते हुए पेरिस में शिक्षा प्राप्त की और वो पहुंचे मॉस्को। मॉस्को में उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार की ट्रेनिंग पूरी ली, उसकी कार्य प्रणाली को देखा, और वहीं पर उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना। इसके बाद जब वे वापस अपने देश लौटे तो नौजवानों के बीच समाजवादी विचारधारा को फैलाया। यह विचारधारा धीरे धीरे किसान मजदूरों के बीच भी काम करती चली गई, और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना। लेकिन
फ्रांसीसी इतने जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने अटैक किया इस कम्युनिस्ट सरकार पर। दोनों पक्षों के बीच एक जबरदस्त सैनिक युद्ध हुआ सागौन में। इसको हम लोग कहते हैं दिएन वियन फू का युद्ध। दिएन वियन फू एक जगह, जंगली जगह, वहीं पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, लेकिन फ्रांसीसी सैनिक बुरी तरह से पराजित हुए। हजारों फ्रांसीसियों की जान चली गई, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था छापामार युद्ध कम्युनिस्टों का। वे घनघोर जंगलों में छुपे रहते थे, और जिस रास्ते से फ्रांसीसी सैनिक जाते थे, अचानक एक कम्युनिस्ट उन पर अटैक करते थे, उनकी हत्या की, उनका जो भी सर सामान होता था लूट लेते थे, और फिर वे छुप जाते थे। फ्रांसीसी सैनिकों को पूरा भौगोलिक क्षेत्र का आइडिया भी नहीं था, कहाँ छुपे, कहाँ भागे, कहाँ हम जाएं, उनको पता नहीं चलता था। इस जंगल में वे फंस गए, और कम्युनिस्ट सैनिकों ने उनकी पूरी तरह से पराजित करके ठीक कर दिया। बचे कुचे सैनिक वापस फ्रांसीसी सरकार ने वापस लिया। लेकिन इस युद्ध के बाद अब फ्रांसीसी भी समझ गए। तब अमेरिका का ध्यान जाता है वियतनाम। वियतनाम को नहीं चाहता था अमेरिका कि यहाँ पूरी तरह से कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो, क्योंकि इस समय तक एक तरफ से चीन की कम्युनिस्ट सरकार और दूसरी तरफ से रूस की कम्युनिस्ट सरकार वियतनाम को सहायता थी, सैनिक और आर्थिक दोनों सहायता। अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र था, वो क्यों चाहेगा कि यहाँ समाजवादी सरकार चले और पूरे हिंद चीन में समाजवाद का प्रसार हो। वे इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। उसने फ्रांसीसियों की मदद की, और फ्रांसीसियों की मदद से दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार, जो राजतंत्र था, राजा बाओ दाई, उनकी सरकार की स्थापना करवा दी। 1946 में एक हनोई समझौता हुआ। फ्रांसीसियों, उसमें अमेरिका का भी सहयोग था फ्रांस की तरफ से, और वियतनामियों के बीच। इस हनोई समझौता के तहत वियतनामी गणराज्य की मान्यता मिल गई। लेकिन 1954 तक पहुंचते पहुंचते स्थिति भयानक रूप से बिगड़ गई, और तब 1954 में जेनेवा समझौता दोनों पक्षों के बीच। जेनेवा समझौता में एक बहुत बड़ा काम यह हुआ कि वियतनाम को इन लोगों ने दो पार्ट में बांटा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वैधानिक रूप से बंटवारा हो गया। दक्षिणी वियतनाम बाओ दाई रह गए, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार। और इस समझौते की देखरेख के लिए 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनी, भारत, पोलैंड और शायद एक स्विट्जरलैंड भी था। ये 3 राष्ट्र थे जो इस समझौते की देखरेख करते थे। उस समय नेहरू जी थे भारत की तरफ से। लेकिन इस समझौते का पालन न तो बाओ दाई कर रहे थे, न कम्युनिस्ट सरकार, क्योंकि कम्युनिस्टों का प्रभाव अब दक्षिणी वियतनाम की ओर बहुत तेजी से फैल रहा था। वहां की जनता चाह रही थी पूरे वियतनाम में समाजवादी सरकार की स्थापना हो जाए। बाओ दाई और अमेरिका नहीं चाहते थे। लेकिन जब जनता ने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम से भाग करके चले गए इंग्लैंड। वहीं उन्होंने शरण ले ली। दक्षिणी वियतनाम पर कम्युनिस्टों ने अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तब अमेरिका इसमें प्रवेश कर दिया। 1963 से लेकर 1974 तक चाहे जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका में आए, राष्ट्रपति केनेडी से लेकर राष्ट्रपति निक्सन तक, इन सारे लोगों की कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से वियतनाम को पराजित कर दिया। अमेरिका लगभग 34 लाख अपने सैनिकों को भेजा था वियतनाम, और यहाँ गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसी जेनेवा समझौता द्वारा लाओस और कंबोडिया को अलग कर दिया गया था वियतनाम से, जबकि लाओस और कंबोडिया ऐसा चाहते नहीं थे।
ये अमेरिका की इच्छा से इसको हटाया गया। अब जब अमेरिकी सैनिकों का प्रवेश हुआ, इस विद्रोह को दबाने के लिए अमेरिका तरह तरह के रासायनिक और खतरनाक बमों का इस्तेमाल करना शुरू। हवाई जहाज से बम गिराए जाते थे, मशीन गन से गोलियां चलाई जाती थी। ऐसे ऐसे बम, रासायनिक बम होते थे जैसे नापाम बम या कुछ और तरह के बम थे। नापाम बम एक ऐसा बम था जो यदि जंगल पर गिरा दिया जाए तो पूरा जंगल जलकर स्वाहा हो जाता था कुछ समय, कुछ मिनट में। या कुछ ऐसे भी बम थे नदी नहर में यदि गिरा दिए गए तो सारा पानी जहरीला हो जाता था। कुछ ऐसे रासायनिक बम थे जैसे हवा में विस्फोट किया गया और उसके प्रभाव में हम आ गए तो हमारा पूरा शरीर आग के गोला में तब्दील हो जाता था, शरीर में आग लग जाती थी। सोचो कैसे वियतनामियों ने फेस किया होगा। लेकिन आपको दाद देना पड़ेगा इन वियतनामी वीरों पर, चाहे स्त्री हो या पुरुष। और स्त्रियों ने तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन स्त्रियों ने नर्स की भूमिका निभाई, डॉक्टर की भूमिका निभाई, सैनिक की भूमिका निभाई। जो सैनिक युद्ध क्षेत्र में घायल होते थे उसको अपने पीठ पर लादती थी और लेकर के सुरक्षित स्थानों पर भागती थी। वहां इनकी टुकड़ी खड़ी रहती थी, बैंडेज और पट्टी लेकर के उनका सेवा शुश्रूषा करती थी। यदि हड्डी गुड्डी टूटती थी तो उसको लोग मरहम पट्टी करता था और उसको सुरक्षित रखता था, दवा दारू करता था। जरूरत पड़े तो राइफल लेकर के, बंदूक लेकर के ये अमेरिकी सैनिकों का सामना तक करती थी, अपने बच्चों के पीठ पर लाद करके बांध कर। गजब की वीरता का प्रदर्शन इन महिलाओं ने किया था। सैनिकों का तो खैर कहना ही नहीं था, पुरुष सैनिकों का। वे लोग उत्तरी वियतनाम से लेकर के दक्षिणी वियतनाम तक हो ची मिन्ह मार्ग बनाया था। यदि नहीं मार्कर छोड़ दीजिए। जैसे कल्पना कीजिए एक पतला सा ऐसे वियतनाम, यहाँ से एक मार्ग चलता था, ये मुख्य मार्ग होता था जो दक्षिणी वियतनाम तक था, और इसमें ये लिंक मार्ग जुटा रहता था, पतली पतली सड़कें। अमेरिका मार्ग था, जैसे ऐसे पतला सा ऐसे है वियतनाम, यहाँ पर चौड़ा है। अब यहाँ से जो मार्ग शुरू होता था यहाँ तक आता था, ये मुख्य मार्ग था और इसमें ये लिंक रोड रहता था। हनोई, कंबोडिया ये सब जुड़ा हुआ रहता था इससे। मतलब उत्तरी वियतनाम से लेकर के दक्षिणी वियतनाम तक जो सैनिक लड़ रहे थे उनको यहाँ से रसद प्राप्त होता था उत्तरी वियतनाम से। तो अमेरिका की कोशिश थी कि इतना बम गिरा दो इस मार्ग पर कि ये नष्ट हो जाए, ताकि उत्तरी वियतनाम के लोग दक्षिणी वियतनाम तक पहुंच ही ना पाए रसद देकर। लेकिन एक तरफ वो तोड़ता था और दूसरी तरफ ना भी आ रहा है। तो तू चला गया। अभी नहीं आ रहा। अरे गधा। अमेरिकियों की कोशिश थी कि ये इस मार्ग को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो मार्ग तोड़ करके आगे बढ़ते थे बम गिराने के लिए, तब यहाँ वियतनामी महिला, पुरुष, बच्चे सभी निकलते थे और इस मार्ग की मरम्मत करते हुए थे। अमेरिका थक गया, इन सड़कों को तोड़ते तोड़ते अमेरिका थक गया, लेकिन वियतनामी लोग नहीं थके इसकी मरम्मत करते। यही वो मार्ग था जिसे वियतनामियों की जीत हुई। 1974 में एक घटना घटी। घटना यह घटी जिसको हम लोग माली गांव की घटना कहते हैं। ये बहुत बड़ी घटना थी दुनिया की। माली गांव को अमेरिकी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद स्त्री, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग जो भी था सभी का कत्लेआम करना शुरू किया। सभी का। महिलाओं के साथ तो बहुत दुराचार हुआ।
सामूहिक रूप से अमेरिकी सैनिकों ने ऐसा काम किया और सभी को मार मार कर दुराचार करने के बाद उनकी हत्या की और उसके बाद उसको जलती आग में डाल दिया, पूरे गांव में आग लगा दी। मालीगांव में हजारों लोगों को इन्होंने उस आग में जला करके मारा। इन्हीं लाशों के बीच एक बुजुर्ग पुरुष दबा हुआ बच गया। समय होता है ऐसा, देखिए क्या बता रहे मालीगांव में हजारों लोगों की हत्या कर दी अमेरिकियों ने। हजारों का जितने लोग थे सारे के सारे मार करके आग में डाल दिया। सिर्फ एक पुरुष, वही वृद्ध बूढ़ा आदमी बचा वो लाशों के ढेर में। शायद अमेरिकियों ने सोचा होगा कि ये खत्म हो गया है। वही जब अमेरिकी सैनिक वहां से हट गए, निकल गए, वही बूढ़ा निकला उस लाश के ढेर से और लोगों को इस घटना की जानकारी दी। प्रेस वाले वहां पहुंच गए और विस्तार से इसका उल्लेख किया अपने अखबारों में और तब सारी दुनिया को इस घटना की जानकारी। निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन की घोर आलोचना, यहां तक कि अमेरिका में जितने भी लोग थे बुद्धिजीवी, इन सारे लोगों ने अपने राष्ट्रपति की घोर आलोचना की। सारी दुनिया से जब इनकी आलोचना होने लगी तब राष्ट्रपति निक्सन को एक चीज महसूस हुआ कि अब हम लड़ाई ज्यादा दिनों तक वियतनामियों से नहीं लड़ सकते। इन्होंने अपने सैनिक वापस बुलाया। हालांकि 1969 में ही डॉक्टर हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार बनी और पूरे दक्षिणी वियतनाम को भी उत्तरी वियतनाम में शामिल कर लिया गया। बाओ दाई वहां से जो भागे, राजतंत्र की खात्मा हो गया और 1975 में वियतनाम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। यह था हिंद क्षेत्र। समझ गए? अब वियतनाम लिखा, वही लेखक था फान बुई चाओ। वो क्रांतिकारी था और हो ची मिन्ह से पहले, जब हो ची मिन्ह पेरिस गए थे पढ़ने, उससे पहले ही वो चीन गया और चीन में एक क्रांति हुई थी 1911। वहां डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में वो क्रांति हुई। तो फान बुई चाओ डॉक्टर सन्यात सेन से मिला था और उन्हीं के प्रभाव से उसने एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की और दूसरा वो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम ग्रंथ लिखा, किताब लिखा और इसी किताब का प्रभाव यानी कह सकते हो कि पूरे वियतनाम में तहलका मच गया इस किताब के आने के बाद। तो बहुत बड़ा योगदान है फान बुई चाओ।